अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दुबई में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से जेर करके एशियन क्रिकेट सल्तनत के शहजादे बन गए। दूसरी तरफ अपने बड़ों की तरह खेल को सियासत की नज़र करने वाले भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने न मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए ना। खेल की स्पिरिट कायम रखने वाले हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने न सिर्फ परफॉर्मेंस से फाइनल मैच जीता बल्कि भारतीय बदतहजीबी और बदअखलाकी को भी रौंद डाला है। पाकिस्तानी इनिंग्स में आज का जो सबसे चमकता दमकता सितारा था वो था सुमैर मिन्हास, जिसने इंडियन टीम के सुरमाओं का सुरमा बनाकर पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी है। सिर्फ 113 गेंदों पर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार सेंचुरी इनिंग्स खेली है। 17 चौकों और 9 छक्कों से सजी इस धुआंधार इनिंग्स में समीर ने महज 71 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की है। इसके साथ ही समीर मिन्हास टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर, मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर अहमद हुसैन रहे हैं, जिन्होंने 56 रन की निस्फ सेंचुरी इनिंग खेली है। इन दोनों की मजमूई हैवीवेट इनिंग की बदौलत टीम पाकिस्तान इंडियन अंडर 19 टीम को एशिया कप फाइनल में भारी भरकम टारगेट देने में कामयाब हुआ। वो कहते हैं ना कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करता है, तो आज यही हुआ समीर मिन्हास के साथ। जहां एक तरफ भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान से हार पर रोना धोना हो रहा था, इसी के साथ साथ समीर मिन्हास की तारीफ करने से भारतीय माहिरीन थे वो रोक नहीं पा रहे थे खुद को। नाज़रीन, समीर मिन्हास ने खेल के मैदान में सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ाकर मुखालिफिन के इरादों को मलियामेट कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को टारगेट की तरफ बढ़ने नहीं दिया। दुबई स्टेडियम में ग्रीन आंधी ऐसी चली कि फिर इंडियन विकेटें एक के बाद एक करके उड़ती चली गई और गुरूर भी फिर मलियामेट हो गया। अली रजा, जिनके साथ भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रुप मैच में बदअखलाकी का मुजाहरा किया था, अली रजा ने आज उस बदतमीजी का बदला पूरी दुनिया के सामने मैदान में परफॉर्म करके ले लिया और 4 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाकर बदतमीज पड़ोसियों का मुंह बंद कर दिया। आज की जीत के साथ ही पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का फातेह बन गया है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के पीछे एक खामोश सिपाही का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो खामोश सिपाही है जिसके पास कौमी टीम को 2 मरतबा ICC ट्रॉफीज जितवाने वाले वाहिद कौमी कप्तान होने का एजाज़ है। इसी की कप्तानी में, इसी खामोश सिपाही की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने 2006 में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप हराया था और फिर इसी खामोश सिपाही की कप्तानी में पहली मरतबा 2017 में कौमी टीम भारत को जेर करके चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह बनकर लौटी थी। ये वही खामोश सिपाही है जो पाकिस्तान का कामयाब तरीन T20 कैप्टन रहा है और आज इसी खामोश सिपाही के मेंटोरशिप में अंडर 19 टीम भारत को शिकस्त देकर एशियन टाइगर बन गई है और एक मरतबा फिर आज साबित हो गया कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता है। प्रोग्राम में इसी पर मजीद बात करने के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे लिए समीर मिन्हास के पेरेंट्स, जिन्होंने समीर मिन्हास और उनकी पूरी टीम जिन्होंने पाकिस्तान को आज बड़ी कामयाबी, बड़ी फतह दिलाई और बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहूँगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा समीर मिन्हास के वालिदैन से बात का आगाज़ करते हैं। काशिफ मिन्हास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शुक्रगुजार हूं सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरी पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो उन्होंने परफॉर्म किया उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम बेहद खुश है। क्या आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सर अपने बेटे की परफॉर्मेंस से? क्या जज्बात है आपके घर में, सबके फैमिली के? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी जिस तरीके से समीर टूर्नामेंट का स्टार्ट जिस तरीके से उसने किया था, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि वो इसको कंटिन्यू रखेगा और उसने वही काम किया, अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा, बहुत अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में। और जो सबसे बड़ा शाहकार उसने किया वो फाइनल वाले दिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उसके ख़िलाफ़ उसने चारों शाने चित कर दिए उनके और उस मैच को हासिल कर लिया। आपकी बात हुई समीर से जीत के बाद, क्या जज्बात थे उनके?
और आपने उनको बताया कि उनकी परफॉर्मेंस के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त किस तरह से खुशी से निहाल है सर? जी बिल्कुल, मेरी समीर से मैच के बाद बात हुई है, बहुत ज़्यादा खुश था। उससे ज़्यादा खुश शायद हम होंगे क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, और क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। हम पेरेंट्स के अलावा हमारी फैमिली भी सारी वो भी प्राउड फील कर रही है, दोस्त अहबाब प्राउड फील कर रहे हैं, सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं। हम लोग पूरा पाकिस्तान प्राउड फील कर रहा है समीर मिन्हाज पे। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिए, मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, भारत के खिलाफ वैसे ही मैच जो होता है वो प्रेशर मैच होता है, लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया, मैच का आगाज देख लें, वो चाहे मैच का इख्तिताम आप देख लें, जकड़ कर रखा ना मुखालिफ टीम को। कैसा देख रहे हैं आप आज की परफॉर्मेंस को और इसकी कंटिन्यूटी को सर आगे? मैं ये कह रहा हूँ कि समीर मिन्हाज ने जो कारनामा सरअंजाम दिया है, आज पूरा मुल्तान, न सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान खुश है। और मुल्तान तो वैसे भी गर्द, गदा और गर्मा के लिए बड़ी शोहरत रखता है कि जहाँ की मट्टी, जहाँ की गर्मी और जहाँ के औलियाए कराम के मज़ारात जो हैं वो अपनी खुद पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। लेकिन समीर के बड़े भाई अरफात मिन्हाज भी किरण पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 खेले, लेकिन जो कामयाबी समीर को मिली है उस कामयाबी पर पूरी कौम को बड़ा फख्र है जिस अंदाज से उसने बैटिंग की। और आज पूरे भारत में शोक का समय है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में आपने बताया कि वहां के नाक़दीन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए, तो मैं समझता हूं कि इन लड़कों ने, इन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ने आज जिस तरह का कारनामा सरअंजाम दिया है, जो आपने खुद कहा चारों शाने चित कर दिया। 191 रन की फतह बहुत बड़ी फतह है, और मैं समझता हूँ कि इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान के एक तो समीर मिन्हाज की उस इनिंग्स को, क्योंकि जब इसने मलेशिया के खिलाफ 172 रन बनाए थे तो लोग कह रहे थे कि मलेशिया की कमजोर बॉलिंग है। फिर ये भारत के खिलाफ लीग मैच में सिर्फ 9 रन बना सका, लेकिन सेमीफाइनल में इसने 69 रन स्कोर किया अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज क्या उसने 172 रन की इनिंग्स खेली है। तो उसने प्रूव किया है कि उसमें टैलेंट है, लेकिन सवाल यह है कि इस टैलेंट को हमें जाया नहीं होने देना चाहिए। आपको याद होगा कि माजी में ऐसे कई क्रिकेटर्स आए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने उन्हें किस्से पारीना बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि समीर मिन्हाज ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप भारतीय मीडिया को देखें, और फिर आज के मैच में जिस तरीके से बदतमीजी की, पिछले मैच के तो आपने जिक्र किया, लेकिन आज के मैच में जो सूर्यवंशी है 14 साल का, उसने जो बदतमीजी की, और अली रजा सियालकोट का 17 साल फास्ट बॉलर, उसने जो तबाहकुन बॉलिंग की, सूर्यवंशी को भी आउट किया। पाकिस्तान को यकीनन फतह दिलवाने में नौजवानों को कि हमारे बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया या बैटर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पूरी टीम को जकड़ कर रखा, ये हीरे थे ना उस मैदान के अंदर। लेकिन हीरे की तलाश खराश जिसने की है, जिसे मैंने खामोश सिपाही का नाम दिया, उनकी मेंटोरशिप में हम देख रहे हैं टीम आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर उनका तस्करा ना करें तो मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल किरण, जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह कप्तानी से हटाकर टीम से ही बाहर करने की कोशिश की गई, आज उसने साबित किया। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को तो जाते ही है, लेकिन अजहर अली को भी देना चाहिए, जिसने 3 महीने तक मुल्तान में कैंप लगाया पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली, और फिर सरफराज उन्हीं की कप्तानी में, आपको याद होगा 2006 में एशिया कप के फाइनल में हमने कोलंबो में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था, और भारत की उस टीम में रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और फिर 2017 में तो मैं खुद मौजूद था, 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर, जिस तरह भारतीय सपोर्टर्स भारत का परचम बगल में दबाए खामोशी से मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उस वक्त क्या समा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो मैं समझता हूँ सरफराज अहमद अब वाकई में खामोश सिपाही है, उसकी सर्विसेज से हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब, वैसे सर आप खुद भी अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जैसे मिर्जा साहब बता रहे थे कि समीर के भाई भी अंडर 19 खेल चुके हैं। तो सर आपकी जब बात हुई थी, आपने कोई टिप्स वगैरह दी थी? और ऑब्वियसली वैसे तो शायकीन हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है, वो चाहे अंडर 19 हो रहा हो, चाहे मेन टीम खेल रही हो, वो प्रेशर मैच होता है। तो उस प्रेशर को किस तरह से टैकल करना है, उसके लिए आपने वैसे थे कुछ टिप्स वगैरह दी थी समीर को? जी बिल्कुल, हर मैच से पहले मैं करके यही कहता था कि बेटा, मैंने आप बच्चों को, अपने बेटों को एक चीज़ जो सिखाई है वो सिखाया कि कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई हो कि आपको किसी भी बड़ी टीम से डरना नहीं चाहिए।
जब भी खेलो वो आपके नसीब में होता है, कितना खेलना आपने, 50 करना है, 100 करना है, 0 करना है, 0 करना है, जो भी है, लेकिन आप करके ऐसा दिखाएं कि अगले को पता चल जाए कि वाकई मैं एक प्लेयर हूँ। तो बस उनसे यही बात होती थी कि बेटा सुबह आप जाके खेलें और जो बेहतर से बेहतर आपको माहौल नज़र आ रहा हो खेलने का, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें और लंबा खेलें। बस ये होती है बात। बिल्कुल ठीक। और सर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं ना, और हमारा तो अब रमज़ान शुरू होता है या वैसे हम देख रहे होते हैं तो बच्चे आकर और क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेल रहे होते हैं, तो अंडर 19 की टीम को जब देख रहे हैं कि वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यकीनन मज़ीद बच्चों का भी कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें आप। जी बिल्कुल, इनसे कॉन्फिडेंस भी सबका बढ़ेगा और सबका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बच्चों का ये चीज़ें देख के ही बढ़ता है। जब आपके मुल्क के अंदर कोई खुशियां आती हैं, जीत होती है, तो उसको देख के ही बाकी पेरेंट्स के भी बच्चे आते हैं। और पेरेंट्स खुद भी अब पाकिस्तान में बहुत अच्छा होता जा रहा है कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट जो उनसा है वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत आ रहा है। यही अराफात और समीर को देख के ही कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चे जो क्लब्स में जमा करवाए हैं खेलने के लिए, उनके एडमिशन्स करवाए हैं। तो इसी तरीके से हर घर से ये चीज़ शुरू होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए। तो बहुत अच्छा ये एक है मैसेज है सबके लिए कि वो लाएं ज़रूर। इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा वो यहाँ पर आएगा। मेरे बच्चों ने मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं। तीसरा बेटा है अंडर 15, उसको मैंने आज यही कह रहा था, मैं कहा बेटा कि आपके 2 भाइयों ने अपनी मेहनत से ये देखो आज ये अचीव किया गोल, आपको भी ऐसे ही करना है, मेहनत ज़्यादा कर दो ताकि आपकी बारी है अगली जो हमने आपकी खुशियाँ समेटनी है मुल्क से। काशिफ साहब ये बताइए, टीम ने वैसे तो जिम्बाब्वे के लिए जाना था, लेकिन अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है उसके लिए अब एक बार फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, एंड देन फिर वो उस दौरे के लिए जाएंगे। तो क्या आपको कोई कन्वे वगैरह किया गया है, कोई तकरीब वगैरह हो रही है प्लेयर्स के एजाज में जिसके लिए पाकिस्तान आ रही है टीम? अभी तक तो बस यही पता है कि ये लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। जैसा कि दूसरी मालूमात जो मिली हैं उसमें यही है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा वेलकम रखा है आज, और कल एक अशाइया है उनके लिए। हो सकता है कि कल ये शाम को जिम्बाब्वे के लिए निकल जाएं वापस। बिल्कुल ठीक। और मिर्जा साहब आपकी नॉलेज में है वैसे कोई तकरीब वगैरह होने वाली है? क्योंकि अभी हमने देखा चेयरमैन पीसीबी की तरफ से ऐलानात तो किए गए बड़े 50-50 लाख रुपए इनामी रकम प्लेयर्स को दी जा रही है, या कोई तकरीबात वगैरह भी हो रही है इस सिलसिले में जिसकी वजह से टीम आ रही है? धोनी क्योंकि अब फरवरी में हो रहा है वहां पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है नामीबिया और जिम्बाब्वे में मुश्तरका तौर पर, और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में पिछली दफा जब गया था साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया था। लेकिन इस मरतबा जो इन लड़कों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की तवक्कुआत बढ़ाई है, तो मैं समझता हूँ जब ये वापस आएंगे तो इनका एक भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। और साथ साथ तकारीब भी मुनक्किद की जा रही है। मुझे पता चला है पीसीबी तो तकरीब मुनक्किद कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इन खिलाड़ियों को एनकरेज करने के लिए इनके एजाज में तकारीब का इनेकाद करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काशिफ मिनार साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब, दोनों साथ मौजूद थे। यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अंडर 19 की, और फिर उसके साथ साथ ये मुल्क के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है, और इसको जिस लेवल पर हो सके उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि मजीद बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप दोनों मेहमानों की। क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जाने बढ़ूंगी, और अब रूटीन के जो हम बात करते हैं प्रोग्राम करते हैं उस पर आ जाते हैं। ज़रा अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस कल और आज कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, अब ये क्या नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रही या फिर इसका कुछ आउटकम भी है? क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, हुकूमत कदम आगे बढ़ाएगी या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। कप्तान की जो तहरीक की हिदायत उनकी तरफ से कल आई है और सुहेल आफरीदी साहब को ये हिदायत दी गई है, तो खिलाड़ियों की जानिब से जो हिकमत अमली होगी वो क्या होगी? पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकेगी या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे खेलदास कोहिस्तानी साहब इस स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। इसके साथ साथ शफ़ी जान साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। शफ़ी साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं सर। अब आप लोगों की कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, ख़त्म हो गई, लेकिन कोई वाज़े हिकमत अमली या कोई प्लान हम समझ रहे थे कि आज की कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ सामने आएगा, लेकिन उस तरह का कुछ हो नहीं सका, कुछ क्लैरिटी नहीं आई। यहाँ तक कि खान साहब के लिए क्या तहरीक चलाई जाएगी या उनको अगर बाहर निकालना है कैसे निकालना है वो भी सामने नहीं आ सका। सर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी आज वो इख्तिताम पजीर हुई और आपने दोनों दिन के आपके चैनल्स ने कवर भी किया होगा। उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने शिरकत की जिनको दावत दी गई थी, सिवाय जो पार्टीज गवर्नमेंट में हैं उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दावत दी गई थी। उन तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की, जर्नलिस्ट ने उसमें शिरकत की, वकला ने शिरकत की, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वालों ने उसमें शिरकत की। और ये 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने खुसूसी शिरकत की। तमाम लोगों की आपने देखी होंगी तजवीज़ जो वहां पे तकरीर हुई। सॉरी, आप कह रहे हैं ना तमाम ऑपोजिशन ने इसमें शिरकत की, तो JUIF तो नहीं थी ना इसमें? नहीं, GIF ने शिरकत नहीं की, उसके अलावा तमाम लोगों ने शिरकत की, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने उसमें शिरकत की। और एक ड्राफ्ट भी आपने देखा होगा जो कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद मंजर आम पे आया, जो मीडिया के साथ भी शेयर किया गया कि 8 फरवरी 2026 को जो 2 साल जो इस नाजायज कब्जे को पूरे हो रहे हैं, जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को मैंडेट पे डाका डाला गया था, 8 फरवरी 2024 को हमारी सीटें छीनी गई थी, हमारी पंजाब की गवर्नमेंट छीनी गई, हमारी 180 से ज्यादा सीटें थी जो कि 90 से भी कम रह गई। ये तो वो बातें हैं ना, ये वो बातें जो हम सबको अजबर हो चुकी हैं। आप लोग पिछले 2 साल से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से ये बात तो आप लोग कर रहे हैं। सर, आउटकम क्या है इस कौमी कॉन्फ्रेंस का? वही उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप मुझे कंप्लीट कर दें तो आपके लिए भी, आपको भी समझ आ जाएगी और आपकी देखने वालों को भी समझ आ जाएगी। मैं उसी पे आ रहा था। 8 फरवरी 2026 को शटर डाउन हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी और एक इसके लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, हालांकि अहम बात आप कर रहे हैं। मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। अब जितनी देर में आपके कनेक्शन का जो मसला आ रहा है वो सही करवाए। जो आखिरी बात की है शफी जान साहब ने, किल साहब, वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2026 को पहिया जाम होगा, शटर डाउन हड़ताल होगी। ये स्ट्रैटेजी है। मजीद स्ट्रैटेजी अब वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनसे जानेंगे। आर यू रेडी सर इनको टैकल करने के लिए? देखें, मैं एक सियासी वर्कर के ऐसे से इनके बानी PTI को कल सजा आई है, एक कारकुन सड़क पे नहीं निकला। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सड़कों पे नहीं? ये जमात इस तरह होती है, कोई फैसला उनके लीडर के हक में आए। ये कब से ये कॉन्फ्रेंस इनकी हो रही है और कब से ये ताफ़ुज़ आइन? पहली तो हुई है सर, पिछली तो आपने होने नहीं दी थी। देखिए, कौमी कॉन्फ्रेंस में क्या होते हैं? कौमी कॉन्फ्रेंस कौमी इश्यूज पे होती है। क्या इस कॉन्फ्रेंस में या इससे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो मीटिंग्स हुई है उनमें कभी बुनियान मरसूस की कामयाबी, मार्का हक में कामयाबी, दुश्मन के खिलाफ कोई उस करारदाद में उसका जिक्र है? वैसे आप भी लोग क्लियर स्ट्रैटेजी देते नहीं है ना। अब अगर वो निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, आप लोग उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कैसे आइन की, फिर आप कहते हैं कि कल कोई निकला नहीं। कैसे आइन की तहफ़्फ़ुज़ ये चाहते हैं? आइन कौन से आइन की बात करें? जो कहते हैं खान नहीं पाकिस्तान नहीं, आइन है तो इमरान है, वही आइन है। तो मुझे ये बताएं कि आईने पाकिस्तान, पहले आप जब ये तहरीक शुरू कर रहे हो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो? जो महमूद खान अचकज़ई साहब वो कहता है कि मैं पार्लियामेंट को आप आके उड़ा देंगे। मुझे अफसोस होता है कि एक सियासी जमहूरी रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करे। तो मुझे बताइए किस तरह की ये मज़ाहमत है इनकी? रियासत से लड़ना है, अब आप फौज से लड़ना क्या करेंगे? वो कह रहे हैं 8 फरवरी को हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। सर देखें, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना, मुजाहरा करना, इस तरह की कॉल देना हर जमहूरी दौर में सर, वो तो देते हैं, लेकिन आप लोग भी फिर इजाजत नहीं देते ना। उनका जमहूरी हक उन्हें एक्सरसाइज करने ही नहीं देते। मैं इनकी जो सूरत-ए-हाल है, जमात का जो अभी जो जिस पोजीशन में है, जो एक शख्स के अपने लीडर की सजा के खिलाफ नहीं निकल सकता, वो क्या हड़ताल कराएगा? हड़ताल। दूसरी बात, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। जब भी इन्होंने कॉल दिया, ये मुसल्ला बरदार होके KPK से जरूर आए इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए, वसाइल सूबे के लेके अपने दारुल खिलाफा के खिलाफ जरूर आए, मगर अवाम की ताईद इनको शामिल नहीं है। शफी जान साहब, कैसे करेंगे सर फिर आप 8 फरवरी का वो पहिया जाम या शटर डाउन हड़ताल? वो कह रहे हैं अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जब भी आप लोगों ने कॉल दिए तो अवाम तो निकली नहीं है। सूबाई जो आपके रिसोर्सेज हैं उसे इस्तेमाल करके तो आप लोग बाहर निकलते हैं। सर, लाए हमल क्या होगा बागी आपका? किस तरह से निकालेंगे 8 फरवरी को लोगों को? जो कि केलदास कोहिस्तानी साहब जो हैं वो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, उनको नून लीग की सियासत की तर्ज की सियासत का
जो है वो उसको ज्यादा पता है। जब तक तहरीक इंसाफ की बात है तो तहरीक इंसाफ को आपने देखा होगा कि इस वक्त हम जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कर रहे हैं और उसमें जिस नंबर में लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में एक उम्मीद नजर आ रही है, वो केल दास साहब ने शायद उसकी विजुअल नहीं देखे, अगर नहीं देखे तो मैं भिजवा देता हूं। और अगर उनको इतना ही यकीन है कि अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया है, अवाम हमारे साथ नहीं है, वो नहीं निकलना चाहती, तो फिर हमें इजाजत दे दे इस्लामाबाद में जलसे की, हमें इजाजत दे दे लाहौर में एक जलसे की, हमें इजाजत दे दे कराची में एक जलसे की। हम कोयटा में जलसे करते हैं तो ये कर्फ्यू लगा देते हैं, हम इस्लामाबाद में कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये पर्चे काट देते हैं, लाहौर में कोई तहरीक इंसाफ का झंडा उठाता है या पोस्टर उठाता है, कोई रैली निकलती है तो वहां पे ये पर्चे करा देते हैं। खौफ तो इनको इतना है इमरान खान का, अगर हमें अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, हमारे साथ लोग नहीं है, तो फिर हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े। एक चीज आप बोल रहे हैं, जहां पर आप लोग नहीं होते वहां पर भी पर्चे करवा देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। शफी जान साहब साथ मौजूद है, खेलदास साहब साथ मौजूद है, दोनों। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोबारा बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। खेलदास कोहिस्तानी साहब और शफी जान साहब दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। खेल साहब, ब्रेक से पहले जो हमने बातें की, जो पिछले 2 साल से आप बातें कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, जो शफी जान साहब कर रहे हैं वो शफी जान साहब कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है सर कि अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ा जाए, जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक पेशकश आ गई है, फिर वज़ीर क़ानून वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं है अब कि हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करे और हुकूमत के ऊपर ये एक जिम्मेदारी भी आयद होती है, अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, बातचीत के जरिए बढ़े सर आगे? क्या कहते हैं आप? देखें, ये जो बातचीत का अमल है वो पानी PTI के हाथ में है। ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं, महमूद खान अचकज़ई तो चलो इनका बाहर का पार्टी का है, अफसोस तो इस बात का है जो 26 साल की इनकी जदोजहद में ऐसा कोई अहल शख्स नहीं है, किसी पे एतबार नहीं है, कोई वफादार नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। सारे अहल अंदर बैठे हुए ना कोट लखपत जेल में और दीगर जेलों। बाकी जो कहते हैं हमें पाकिस्तान ने बड़ा मैंडेट दिया, वो जो असेंबली में 70-72 लोग बैठे हैं उसमें कोई नहीं है, तो वो उनको नजर नहीं आते। महमूद खान अचकज़ई हो, जो भी बैरिस्टर गौहर साहब हो, किसी पे उसका एतमाद नहीं है, किसी की बात की कोई, अगर हम बातचीत करना भी इनसे चाहे, बल्कि मैं तो देखो ये कहते हैं कि इनको इख्तियार ही नहीं, जब ये तो उनका मसला है ना, नहीं, जब ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, इनसे बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब 14 अगस्त होती है, जहां अस्करी क़यादत बैठी होती है, ये कहते हैं ना कि इनके इख्तियार नहीं है, वो बैठी हुई है, उनके सामने पूरी पाकिस्तान बैठा हुआ है, कौमी दिन है, कहता है आए बातचीत करें, उस पेशकश को ठुकराते हैं। असेंबली के फ्लोर पे इनके पार्टी के सरबराह बैरिस्टर गौहर के पास चल के जाते हैं, तब भी वो कहते हैं कि नहीं हमें बात नहीं, फिर कहते हैं ये इनके पास इख्तियार नहीं है। भाई आपका अगर इख्तियार जिसके पास है वो आपसे बात नहीं करना चाहते, और जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं बानी PTI, मुझे बताएं किस तरह रास्ता बातचीत का सियासी होगा? वो तो सियासी रास्ता है ही नहीं। वो अगर ये जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, अब तो देखें वो आइसोलेशन का शिकार है। मैं समझता हूँ सियासी बंदा सियासी रास्ते निकालता है, मगर उसमें भी मैं तो ये कहता हूँ कि क्या हम इसको सजाएं खत्म तो नहीं कर सकते? जो जुर्म उन्होंने किए हैं उसकी सजाएं भुगतनी पड़ेगी। और ये तो कहते थे ये सिस्टम का बाप है, ये सिस्टम इसके साथ चलता है, सिस्टम को तो ये तबाह करना चाहता था, खुद अपने आप को वो 17 साल जेल में बिठा दिया है। और ये लोग कहते थे कि हम इसको बाहर निकालेंगे, और भी सजाएं इनको होनी है। मैं कहता हूँ कि उम्र कैद का इन्होंने बंदोबस्त इस पार्टी ने जो बाहर वाले हैं इन्होंने कर लिया है, क्योंकि अभी GHQ हमला केस की जो है उसका भी फैसला आना है, तो ये कब कौन सी तहरीक ये चलाने जा रहे हैं? ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, वैसे आप किसको उम्र कैद होने जा रही है सर? नहीं, मैं कहता हूँ 17 साल हो गई ना। ये कहते थे कल खान को निकालेंगे, CM जो इनका ये जिसकी कह रहे हैं पॉपुलर है, वो क्या कहता है, हम रिहाई के लिए आए, मैं सूबा चलाने लिए नहीं आया हूँ, मैं रिहाई के लिए आया हूँ। अब 10 साल की बजाय 17 साल हो गए, और इनके यूट्यूबर कह रहे हैं भाई ये तो सजा उम्र कैद होनी थी, जिसके लिए आप पूछ रही हैं। इन्होंने कहा कि सजा मौत होनी थी, वकला ने अच्छा केस लड़ा है कि इनको 17 साल सजा आई है। तो चले मुझे शफी साहब से पूछना था। शफी साहब, एक तो सर ये कि आप कह रहे हैं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, हुकूमत से बात नहीं करनी, हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट वो किसी सूरत किसी भी तौर पर बात करने के नहीं चाहती, वो कहती है कि भाई ये हुकूमतों का काम है, ये सियासी जमातों का काम है, वो आपस में बात करें। आपने बात करनी है
हैं उनसे, हुकूमत आपको मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, आप मना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं वो ये पेशकश कर रहे हैं कि बातचीत की जाए। अब आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी जाती राय है कि हमने बात नहीं करनी, या फिर ये पार्टी की राय है, ये पार्टी का फैसला है? और अगर ये पार्टी का फैसला है तो ये इख्तियार किसके पास है कि बात करनी है या नहीं करनी है? क्योंकि महमूद साहब ने तो ये पेशकश कर दी ना सर। जी आवाज आ रही है शफी साहब आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जहां तक केलदास कोहिस्तानी साहब ने एक जो मंजरनामा पेश किया, देखिए इनको तो हम हुकूमत मानते ही नहीं है, ये तो हुकूमत है ही नहीं। इन्होंने तो डाका मारा हुआ है, डाके की तो इनका प्रोफेशन है डाका मारना, पैसों पे ये डाका मारते हैं। IMF की रिपोर्ट आपके सामने है, वोटों पे ये डाका मारते हैं, बाई इलेक्शन आपके सामने है। 8 फरवरी के मैंडेट पे, इमरान खान के मैंडेट पे उन्होंने डाका मारा। तो ये जो डाके मारने का जो ये एक सिलसिला है वो ना रुकने वाला है। हुकूमत से हम किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम कोई भी बात हुकूमत से नहीं करेंगे। ये तो डमीज है, ये डमी है। क्योंकि आप तर्जुमान हैं सर सूबाई हुकूमत के, इसलिए ये आपसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये शफी जान की राय है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है सर? ये मेरा भी जाती ख्याल है और इस वक्त पार्टी का भी यही तकरीबन बयानिया है कि ये डमीज हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, इनको लाया गया है, बिठाया गया है। जिसने बिठाया है, जिसने लाया है, वही इसके असल मालिक हैं। जब 17 तो सीटों पे आप आ जाते हैं, ये आपकी पार्टी डिसाइड करेगी या जिनके हाथ में बागडोर खान साहब ने दे दी है यानी महमूद खान साहब, वो डिसाइड करेंगे सर कि बात करनी है या नहीं करनी? देखिए, जहां तक केलदास कोहिस्तानी साहब ने अचकज़ई साहब की बात की, तो ये हमारी कामयाबी है कि ये हमारे पिच पे, इनको हम अपने पिच पे ले आए हैं और ये हमारे पिच पे खेल रहे हैं। हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। इमरान खान इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पाकिस्तानी सियासत का जो मरकज है वो अडयाला जेल है। ये बात शुरू करते हैं इमरान खान से खत्म कर देते हैं। अचकज़ई साहब का जहां तक नोटिफिकेशन मामला है, ये कहता है कि जी हमारी गवर्नमेंट है, हमारा इख्तियार है, कौमी असेंबली। सर आप लोग इसी चीज में खुश हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इमरान खान है, इसी वजह से पिछले 2 साल से आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर सके कि जिसकी वजह से इमरान खान को निकाला जा सके। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी है और महमूद खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं सर, हुकूमत भी मुज़ाकरात करने की हामी है, वो भी हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने के हामी है, तो फिर बात बढ़ेगी कैसे आगे? शफी साहब देखिए, अगर इमरान खान साहब 2 साल से जेल के अंदर है, लेकिन आज भी इमरान खान इनसे पॉपुलर हैं। ये बाहर हैं, ये अनपॉपुलर है, वो अंदर है, वो पॉपुलर है। तो ये हमारी तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कामयाबी है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग जो होते हैं वो मुज़ाकरात पे ही बिलीव करते हैं। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, हम बातचीत पे यकीन रखते हैं। लेकिन बातचीत के लिए आपको देखना होगा कि सामने वाले पे एतबार आप कितना कर सकते हैं, कितना एतमाद है सामने वाले पे और कितना इख्तियार है सामने वाले के पास। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना इनके पास इख्तियार है, ना हमारा इन पे। हालांकि सर उससे पहले मुझे याद है इलेक्शन से पहले जब मुज़ाकरात हुए थे, मामलात फाइनलाइज हो गए थे, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो जो एतमाद की आपने बात की ना शफी जान साहब, वो इमरान खान साहब की वजह से फिर वो इलेक्शन हो नहीं पाए थे। मुझे आखिरी जवाब दे दीजिए शफी साहब, स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है ना, वजीर आला साहब को उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि वो शुरू करें या आप तैयारी करें उसकी, वो कब से शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल खान साहब का मैसेज जो सोहेल अफरीदी साहब के लिए आ चुका है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, और आप देख रहे होंगे कि कल भी सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में बाहर थे और आज भी ISF की हमारी मीटिंग हुई है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हम मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारी एंगेजमेंट्स आप देख रहे हैं, वर्कर्स के साथ एक पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्ट है वो हम कर रहे हैं। लाखों लोग जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हम बिल्कुल उस पर तैयारी भी कर रहे हैं। इस पर मरकजी क़यादत तैयारी शुरू है, मरकजी क़यादत इस पे बैठेगी, सूबाई क़यादत बैठेगी, इसको मजीद रिफाइन किया जाएगा। एक वे आउट जो है वो बनाया जाएगा। 2025 में ये शुरू हो जाएगी या 26 तक जाएगी? ये जी 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 कल से शुरू है, 2025 में शुरू होगी और 2026 में इंशाल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई का साल होगा। इस मुल्क में जमहूरियत का जो गला गोंटा है, जो सिविल सुप्रीमेसी का गला गोंटा है, 2026 जो है वो पार्लियामेंट की जो इन्होंने ताकत छीनी है, हम जबकि जो एक्सपर्ट है, जो सियासत को देख रहे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ खास हलकों के करीबी समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2-2.5 साल तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होने जा रही। खेल साहब जो है वो मुसलसल इस बात पे मुस्कुराते रहे जब आप शफी साहब बात कर रहे थे,
लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि शफी साहब आपको सुना रहे थे कि आप मुस्कुरा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान या ख्वारिज, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले, ये बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर, बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज फील्ड मार्शल की जानिब से दे दिया गया है। जहाद का हुक्म रियासत के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा भी बड़ी अहम बातें, बड़ी तफसील से बातें उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल ने की थी। उन्हीं बातों पर मजीद उसको डिस्कस करने के लिए मुझे प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौसस मेहमान हैं, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर। अफगानिस्तान को बड़ा वाज़ेह, बड़ा दो टोक पैगाम दिया 2 हफ्ते पहले 10 तारीख को जब ये उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें फील्ड मार्शल ने ये बात की। इसके बाद आपको तालिबान की लगता है कि रविश कुछ बदलती हुई दिखाई देगी या दिख रही है? क्योंकि सर कल जो शिमाली वजीरिस्तान में हुआ अब आपके सामने है जनरल साहब। जी, थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग एट योर शो। देखिए, पाकिस्तान का इसको कॉन्टेक्स्ट को मेरे ख्याल में पहले हम जरा ठीक कर लेने चाहिए। ये जो पैगाम है, आपने अपने जो मैसेज बात अभी की है कि ये पैगाम अफगान तालिबान को ही है जी, ये अफगानिस्तान को पैगाम नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अफगानिस्तान को पैगाम नहीं है कि तालिबान आर नॉट परसुइंग द पॉलिसी या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। नॉन स्टेट एक्टर्स सिटिंग इन पावर, अपना पर्सनल एजेंडा, पर्सनल इकोनॉमिक्स से रिलेशनशिप, टेररिज्म की जो इकोनॉमिक्स है, वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। इंटिमिडेशन कोरियन अफगानिस्तान की अवाम को भी कर रहे हैं, और नेबरहुड में तो आप देख ही हैं जो पाकिस्तान उनके जेरे आई मीन अताब आया हुआ है, और प्रॉक्सी स्पॉन्सर के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, तो ये उनका अपना एजेंडा है। और आई थिंक फील्ड मार्शल का मैसेज इज वेरी क्लियर, they have to make these choices. पास्ट में किरण अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी सी अनक्लियर रहे हम लोग अपनी पॉलिसीज के बारे में, एम्बिग्युइटी रही। पॉलिसी सही थी या गलत थी वो अलग डिबेट है। उस वक्त की एनवायरनमेंट के मुताबिक 1979 ऑनवर्ड हमारी पॉलिसीज चलती रही। इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी थी, हम कुछ उसके ताकत का भी शिकार हुए। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान टारगेट जरूर रहा अफगानिस्तान की सॉइल का जी, कहीं किसी ना किसी शेप में, चाहे वो रेफ्यूजीज का सोशल इकोनॉमिक टारगेट रहा हो, वॉर का टारगेट रहा हो, या इंटरनेशनल एप्लीकेशन में बीइंग पार्टनर भी टारगेट रहा, और उसके पार्टनरशिप के बाद आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक अब क्लैरिटी है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वॉर है, दिस इज अ वॉर, तो वॉर में पॉलिटिक्स भी होगी, डिप्लोमेसी भी होगी, और काइनेटिक होगी। काइनेटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो आई थिंक बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सेम पेज पर पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर नजर आ रही है। चाहे आप अस्करी क़यादत का मैसेज देखते हैं या चाहे आप सियासी क़यादत का मैसेज देखते हैं, अफगानिस्तान को बारह यही बताया गया है कि आप डिसाइड कर लें कि आपने किसको साथ रखना है या किसका साथ देना है। सर मुझे ये फरमाइए, अभी पिछले दिनों जो इलाकाई सलामती की कॉन्फ्रेंस हुई, इजलास हुआ ईरान का, वहां पर तमाम ममालिक गए लेकिन अफगानिस्तान नहीं था। तो क्या अफगानिस्तान को इस बात का इदराक हो चला है या वो गिल्टी है जो मुंह छुपाते फिर रहे हैं या कतरा रहे हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन का सामना करने पे कि जहां उनसे सवाल भी हो सकता है कि आप खुद क्या अपना क्या शेयर डाल रहे हैं, अपना क्या हिस्सा डाल रहे हैं आप अमन के लिए? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किरण, वो ऑफ द रिकॉर्ड और जो प्रेजेंट आई मीन प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती हैं उसमें वो सारा कन्फेस करते हैं जी। कॉम्प्लेक्स वेब है एक देखिए, कंधारी अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, हकानीज अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। दोनों को डर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो वो दूसरे फैक्शन के साथ ना मिल जाए। अच्छा, कंधारी कहते हैं वो हकानियों से ना मिल जाए, हकानियों को डर होता है उनसे ना मिल जाए, ये तो टेररिस्ट है, पेड फॉर कहीं भी चले जाए। अच्छा, इनको ये भी डर है कि आईएस केपी के साथ ना कोलैबोरेशन कर जाए। तो एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि ऑफ द रिकॉर्ड ये बिल्कुल मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, सारा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाहते। पाकिस्तान ने पहली दफा फर्म स्टांस ले ली है। पहले हम कुछ कंप्रोमाइजेस कर जाते थे, कुछ अदर देन सिंगुलर पॉलिसी होती नहीं थी, तो हमने ये रीसेटलमेंट वगैरह भी देखा, बहुत सारी चीजें होती देखी। बट हैविंग सेड दैट, अब कंक्लूजन ये निकाला स्टेट ने कि जो भी चीजें हैं, राइट, लेट्स पुट इट ऑन द टेबल।
सामने जो होंगी वो करनी होंगी, तो उनके पास कुछ बताने को तो वहां था नहीं। सर वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है जनरल साहब, लेकिन मैं आपसे एक और बहुत अहम इशू पर जरूर बात करना चाह रही हूँ। बांग्लादेश के हवाले से जहां हमने देखा उस्मान हादी का कत्ल हुआ, भारत का किरदार बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया। भारत की बौखलाहट इस लेवल पर है कि अब बाकायदा उनके जो साबिक फौजी अफसरान हैं वो मीडिया पर बैठकर एक और नौजवान को धमकियां दे रहे हैं, हसनात अब्दुल्ला को, कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि गोली कहां मारनी है। सर क्या किरदार आप देख रहे हैं भारत का इस वक्त, बौखलाहट इस लेवल पर? भारत इज एट द लोएस्ट एब ऑफ द आई मीन डिप्लोमेसी और हर चीज के ऊपर जी। कैरेक्टर तो हमें तो बड़ा क्लियर था, दुनिया ने देख लिया। दिस इज नो मोर टैक्टिक्स, दिस इज देयर कैरेक्टर एंड नेचर। हिंदुत्व से लुथड़ी हुई एक पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ जहां जहां से उनको डिफाइंस मिल रही है उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ देखें, उन्होंने कन्वेंशन देख लिया, वाहिद मुल्क था मार के हक के बाद जिसे साबित कर दिया कि वो डिफाइंस में, वहां पे पॉलिटिकल सोशल डिफाइंस हो गई। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मूवमेंट इन बच्चों ने शुरू की, स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे। तो अब इनकी ये जो पॉलिसीज जब फेल हो रही है तो ये फ्रस्ट्रेटेड एक्ट्स है इनके। और बाकी इनकी जो स्टेट है, डीप स्टेट एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल टेररिज्म और नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज, बिश्नोई गैंग्स टाइप अंडरवर्ल्ड का यूज, क्रिमिनल्स का यूज, दिस इज देयर लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या बांग्लादेश हो, और पाकिस्तान तो खैर इज अ राइडर क्लॉज, उसके खिलाफ तो हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वही से जन्म ले रहे हैं। जी, और तो जनरल साहब, भारतीय वजारत खारजा की जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये एतराफ हुआ है कि बांग्लादेश की जो नौजवान नस्ल है, भारत उससे बड़ा परेशान है, बड़ा नाला है। नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारतीय किरदार को भी शक की निगाह से देखते हैं। तो ये सिर्फ एतराफ नहीं है शिकस्त का, ये तो बाकायदा तौर पर ये कन्फेस है कि सियासी तौर पर, माशी तौर पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी भारत ने, जिसपे अब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, मुंह की खानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह के बाद।